तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने कार्य में बड़ी निपुणता और बड़े साहस के साथ लगे हुए हैं और इस वर्ष अच्छे मार्क्स के लिए और अपने जीवन में अच्छे भविष्य के लिए प्रयासरत हैं। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, इसका नाम है समाकलन या फिर इंटीग्रेशन। तो बच्चे, समाकलन की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो चाहे MP बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, 12th क्लास के लिए समाकलन सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है मैथमेटिक्स में। और ना केवल 12th क्लास के लिए, अगर आपको मैथमेटिक्स में ही आगे अपना कैरियर बनाना है, चाहे आपको BSc करनी हो चाहे आपको इंजीनियरिंग करनी हो, आपको इंटीग्रेशन अच्छा आना होगा, तभी आप एक बेहतर गणित के विद्यार्थी बन पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। और अगर हम बात करें समाकलन की बच्चों, तो समाकलन जो है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसीलिए जब मैं अवकलन आपको पढ़ा रहा था तो बार बार मेरा फोकस ये था कि आप अवकलन बहुत अच्छे से करो। अगर आपको अवकलन इस तरीके से आने लग गया है कि आप क्वेश्चन देख के उसका अवकलन बिना पेन उठाए पूरा कर सकते हो और आंसर बता सकते हो, तो आपको समाकलन में कोई समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि डिफरेंशिएशन का 50 से 60% जो पोर्शन है वो तो इंटीग्रेशन का, वो तो डिफरेंशिएशन ही है। ठीक है बच्चे, तो डेफिनेशन है समाकलन की कि समाकलन जो है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। अवकलन में हम करते क्या थे, बताया जा रहा है कि अवकलन में हम एक फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते थे, है ना। और समाकलन में हम यह ज्ञात करते हैं कि दिया गया फलन किसका अवकलन है। ठीक है बच्चे, अगर बात समझ में नहीं आई तो इसको आगे कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे बच्चे लोग। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला कि अवकलन जो है समाकलन की विपरीत प्रक्रिया है, तो अगर हम बात करें कि अगर d/dx कैपिटल f(x) का डिफरेंशिएशन बच्चों स्मॉल f(x) है ना। हम जानते हैं अवकलन क्या है, परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। जब भी हम किसी फलन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो फलन बदल जाता है। तो अगर कोई फलन कैपिटल f(x) है, उसका हमने अवकलन किया बच्चों, और अगर वो स्मॉल f(x) बन जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फलन का अवकलन ये है, इस फलन का अवकलन ये है। तो हमने बोला अवकलन जो है, इस फलन का अवकलन ये है। हमने बोला समाकलन जो है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है बच्चों। मतलब अगर इसका अवकलन ये है तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन स्मॉल f(x) dx इज इक्वल टू कैपिटल f(x) प्लस c होगा। ये c क्यों होता है इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चे, तो अगर कैपिटल f(x) का अवकलन स्मॉल f(x) है, तो फिर स्मॉल f(x) का समाकलन कैपिटल f(x) होगा। बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बच्चों को बात समझ में नहीं आई तो बच्चों इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो अगर d/dx, अभी अपन ने किया x² का अवकलन कर चुके हो। सबको पता है x² का अवकलन क्या होता है बच्चों, 2x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x² इज 2x। तो अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम 2x का वापस से समाकलन करेंगे बच्चों तो हमें x² मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगर हम 2x का फिर से समाकलन करेंगे तो हमें x² मिलेगा। चलो चेक कर लेते हैं क्या ऐसी बात है कि नहीं है। तो इंटीग्रेशन 2x dx हम करने वाले हैं बच्चों। तो ये दो जो है कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन x और dx बचेगा। अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, आपने 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा और 11th क्लास की मैथमेटिक्स में साथ पढ़ा हो कि इंटीग्रेशन x⁻n dx इज इक्वल टू होता है बच्चों x का पावर n+1/n+1 प्लस c की चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x⁻n के स्थान पे 1 है तो 2 बाहर है बच्चों। तो x⁻n+1 मतलब 1+1, n+1 मतलब 1+1। तो बच्चों यहाँ पे 2 है, ये बन जाएगा x⁻2 अपॉन में 1+1 क्या बचेगा, क्या बनेगा बच्चों, 2 बनेगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन 2x dx बराबर केवल क्या बचा बच्चों, x² बचा। तो आप अपनी आंखों से देख लो, x² का अवकलन 2x हुआ था और जब हमने 2x का समाकलन किया बच्चों तो हमें वापस से x² मिल चुका है। तो बच्चे लोग कहने का मतलब ये है कि अगर x² का अवकलन 2x है तो अब क्लियरली आपको समझ में आ गया कि 2x का समाकलन x² होगा। इसका मतलब
हम पूरे समाकलन में ये पता करते हैं कि दिया गया फलन किसका अवकलन है। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन 2x dx की, तो हम ये बोलेंगे 2x किसका अवकलन है, या फिर 2x किसके अवकलन से मिला होगा, तो 2x मिला होगा x स्क्वायर के अवकलन से, तो x स्क्वायर 2x का समाकलन होगा। आ गई बात बच्चों समझ में। तो बस आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो समाकलन है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। मतलब अवकलन के जो आंसर थे, अवकलन वाले चैप्टर में जो आंसर थे, समाकलन में वही क्वेश्चन होंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि अगर अवकलन वाले क्वेश्चन के जो आंसर आए हैं उनका अगर आप समाकलन कर दो तो अवकलन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आ गई बात समझ में। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन, मान लो अवकलन का क्वेश्चन होता कि x स्क्वायर का अवकलन करो, तो आपने जब d/dx x स्क्वायर का अवकलन किया बच्चों, तो क्या मिला, 2x मिला। तो आपका आंसर क्या मिला, 2x मिला। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अवकलन के जो आंसर थे, अवकलन के जो आंसर थे उनका समाकलन कर दोगे तो आपको अवकलन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बच्चों 2 अचर है, बाहर जाएगा x dx, अभी मैंने किया था, इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला अप्लाई होता है इंटीग्रेशन x पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n+1 अपॉन में n+1। तो इस रूल से 2 बाहर है, x का पावर भी 1 है, मतलब n के स्थान पे क्या है बच्चों, 1 है, तो 1+1 अपॉन में 1+1, तो इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x स्क्वायर। तो हमने क्या बोला कि जो अवकलन के आंसर हैं उनका अगर समाकलन करेंगे तो हमें अवकलन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमने x स्क्वायर का अवकलन किया तो 2x मिला बच्चों। अब जब 2x का समाकलन करेंगे तो हमारा ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि 2x किसके अवकलन से मिला है, 2x x स्क्वायर के अवकलन से मिला है, तो x स्क्वायर है 2x का समाकलन होगा। ठीक है बच्चों, आगे थोड़ा और इसके कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में देखेंगे। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना कि अगर कि यदि आप ये बोलें कि d/dx अगर कैपिटल f ऑफ x का अवकलन बच्चों स्मॉल f ऑफ x है, तो फिर आप एक बात जान लो कि जब हम इस स्मॉल f ऑफ x का समाकलन करेंगे बच्चों तो हमें कैपिटल F ऑफ x प्लस c मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी प्लस सी का फंडा अपन चर्चा करेंगे, प्लस सी क्यों मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ बच्चे, प्लस सी हम किसी भी फलन का समाकलन करने के बाद हम प्लस सी क्यों लगाते हैं ये हम देख लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर अपने इसी की, अगर हम बात करें कि d/dx x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, आप बोलोगे 2x होता है। मतलब ये कि 2x का समाकलन x स्क्वायर होगा। ये बात समझ में आई बच्चों को, नहीं आई। अगर x स्क्वायर का अवकलन 2x है तो 2x का समाकलन x स्क्वायर होगा। अब बच्चों देखना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, d/dx x स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन क्या होगा। x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और प्लस 1 का अवकलन होगा 0, तो मतलब बच्चों 2x ही होगा। यहाँ पे करें हम अगर इज इक्वल टू 2x ही होगा। मतलब x स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन भी 2x होगा। मतलब 2x का समाकलन x स्क्वायर भी हो सकता है, 2x का समाकलन x स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है। और अगर हम बच्चों d/dx x स्क्वायर प्लस 2 करें तो इस केस में भी x स्क्वायर का अवकलन 2x और प्लस 2 का अवकलन 0, तो इसका अवकलन भी 2x आता है। मतलब 2x का समाकलन ये भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। अवकलन x स्क्वायर का अवकलन 2x है तो आपको ये क्लियर है कि 2x का समाकलन x स्क्वायर होगा। अगर इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होना चाहिए। मतलब 2x का समाकलन x स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे कहता है कि चूँकि x स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन भी 2x ही होता है तो 2x का समाकलन x स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। ये कहता है 2x का समाकलन x स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए। तो मतलब आप अब समझ गए बच्चे कि अगर d/dx हम x स्क्वायर में कोई भी कांस्टेंट जोड़ेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा और कांस्टेंट का अवकलन 0 होगा। मतलब रिजल्ट आएगा बच्चों 2x। तो मतलब x स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट का अवकलन हम जब करेंगे हमें 2x ही मिलेगा।
तो अब एक बार फिर देखते हैं बच्चों कि एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, मतलब 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर हो सकता है, 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, और 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम करते क्या है कि जब भी हम इंटीग्रेशन 2x dx करेंगे, जब भी हम 2x का समाकलन लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी लिख सकते हैं। इसीलिए समाकलन में हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट नंबर। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी क्वेश्चन का समाकलन करते हैं बच्चों, तो समाकलन करने के बाद प्लस सी लगा देते हैं। अगर बच्चों को बात समझ में नहीं आई तो एक और एग्जाम्पल से मैं बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है बच्चे पार्टी, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करना और थोड़ा प्रचार प्रसार सर जी का कर दिया करो, है ना। जब दूर दराज से लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, थोड़ा सा मज़ा आता है, आनंद आता है। ठीक है बच्चे, तो अभी अपन देखते हैं अगला एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ बच्चों। जैसे मान लो अगर आपको पता है d/dx साइन x का अवकलन क्या होता है बच्चों, cos x होता है। आगे हम पढ़ेंगे फार्मूला, आपको फार्मूला बताएं, cos x का समाकलन हो जाता है साइन x और प्लस सी हम लगाते हैं। मतलब साइन x का अगर अवकलन cos x है तो cos x का समाकलन साइन x होगा। लेकिन अगर आप देखो तो बहुत सारे फलनों का समाकलन cos x होता है, सिर्फ साइन का नहीं। अगर हम बात करें साइन x प्लस 1 की, इसका समाकलन करें, अवकलन करेंगे बच्चों, तो साइन x का अवकलन cos x, 1 का अवकलन 0, तो मतलब क्या आ गया बच्चों, cos x आ गया। अगर हम बात करें बच्चों d/dx साइन x प्लस 2 की, इसका अवकलन करें अगर बच्चों, साइन x का अवकलन cos x, 2 का अवकलन 0, इसका भी अवकलन आ गया cos x। अगर हम बात करें बच्चों d/dx साइन x प्लस 3 की बात करें, तो साइन x का अवकलन cos x, 3 का अवकलन 0, तो क्या आ जाएगा बच्चों, cos x आ गया। इसका मतलब ये है कि cos मतलब बहुत सारे फलनों का अवकलन cos x ही होता है। मतलब cos x के समाकलन बहुत सारे फलन हो सकते हैं। मतलब cos x का समाकलन sin x भी हो सकता है, cos x का समाकलन sin x प्लस 1 भी हो सकता है, cos x का समाकलन sin x प्लस 2 भी हो सकता है, cos x का समाकलन sin x प्लस 3 भी हो सकता है। इन सब से एक बात समझ में आ रही है कि cos x का समाकलन sin x प्लस एनी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। cos x का समाकलन sin x प्लस कोई भी अचर संख्या हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए जब cos का समाकलन आपको लिखना है, जब आपको cos का समाकलन लिखना है, cos x dx लिखना है बच्चों, तो आप बोलते हो कि cos x का समाकलन sin x प्लस 1, 2, 3 करने की बजाय कोई कांस्टेंट हम लगा देते हैं, तो ये sin x cos x का समाकलन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करे कि हर एक समाकलन करने के बाद हम प्लस सी क्यों लगाते हैं, तो आप उसको सिंपल तरीके से आराम से समझाएंगे कि देखो ऐसा है कि चूंकि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, तो अगर किसी फलन का अवकलन किया हमने तो कुछ रिजल्ट मिला, तो उस रिजल्ट का समाकलन करेंगे तो वापस हमें वही फलन मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो फलन प्लस 1, वो फलन प्लस 2, वो फलन प्लस 3, सबका अवकलन एक ही चीज़ होती है, cos x होती है। तो इसीलिए जब cos x का समाकलन लिखा जाता है तो sin x प्लस 1, sin x प्लस 2, sin x प्लस 3 के बजाय हम लिख देते हैं sin x प्लस एनी कांस्टेंट नंबर, क्योंकि sin x के साथ अगर हम कांस्टेंट नंबर जोड़ेंगे तो हमेशा उस साइन का अवकलन cos होता रहेगा और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता रहेगा। तो फाइनल रिजल्ट बच्चों हमें क्या मिलेगा, cos ही मिलेगा। इसलिए cos x का समाकलन बच्चों sin x प्लस c होता है। इसलिए हर किसी के समाकलन में हम प्लस c लगाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बहुत सारे फलनों का समाकलन, बहुत सारे फलनों का अवकलन एक ही फलन होता है। इसलिए उस फलन के समाकलन के लिए
बहुत सारे फलनों को समझने के लिए, साथ में लेने के लिए हम +c लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ जाएं। अब कुछ बेसिक फार्मूले हैं बच्चों जो हमें समाकलन में याद रखने हैं, और अगर आपको बताएं तो ये सारे फार्मूले अवकलन के फार्मूले से ही बनेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बच्चों आपको ध्यान से सुननी है, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि अब हमें समाकलन में वही फार्मूले मिलेंगे जो अवकलन के फार्मूलों के रिजल्ट हैं। मतलब हम अगर बात करें बच्चों पहला फार्मूला क्या फार्मूला है? पहला इंटीग्रेशन है ना, पहला फार्मूला बच्चों इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर क्या होता है बच्चों? होता है x पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस का c। तो ये बात यहाँ बोलना महत्वपूर्ण है कि अगर हम d अपॉन dx इसका अवकलन करेंगे x पावर n+1 अपॉन में n+1 का, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा x पावर n केवल। तो चूंकि इसका अवकलन ये है इसलिए इसका समाकलन ये हो गया। अगर किसी को विश्वास ना हो तो आप करके देख सकते हो बच्चों, d अपॉन dx x पावर n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू, बच्चों n+1 अचर है तो बाहर जाएगा, तो n+1 आ गया बाहर। अब बच्चों d अपॉन dx x पावर n+1 हो गया। प्यारे बच्चों 1 अपॉन n+1 अवकलन अच्छे से आना चाहिए। अब ये x पावर n के जैसा है, बस ये है कि n के स्थान पे n+1 है। हम सबको पता है फार्मूला d अपॉन dx, अगर x की पावर n मिले तो रिजल्ट होता है nx पावर n-1। तो बच्चों n के स्थान पे n+1 ही है, तो n मतलब n+1, x मतलब x, पावर n-1, n मतलब n+1, n-1, 1 से 1 कैंसिल, n+1 से n+1 कैंसिल। तो बच्चों आप देख लो x पावर n+1 अपॉन n+1 का अवकलन क्या हो गया? x पावर केवल n हो गया, इसलिए x पावर n का समाकलन ये होता है। ठीक है बच्चों, ये हुआ पहला फार्मूला। जितने भी समाकलन के रिजल्ट आएंगे उनका अगर आप अवकलन कर दोगे तो हमें वही फलन मिल जाएगा। अब बच्चों इसके बाद ये फर्स्ट फार्मूले के बाद है, हाँ इस फार्मूले में एक विशेष बात ध्यान देनी हमको कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1, n इज़ नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि n अगर -1 होगा तो नया फार्मूला बन जाता है। क्या बनता है आगे देखेंगे। अब नंबर 2 फार्मूला है बच्चों, नंबर 2 फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। अब दिमाग लगाओ बच्चों, 1 अपॉन x किसका अवकलन है? दिमाग लगाओ, d अपॉन dx, मुझे लगता है कि log x का अवकलन बच्चों 1 अपॉन x है। log x का अवकलन 1 अपॉन x है, मतलब 1 अपॉन x का समाकलन क्या होगा बच्चों? log x होगा। और हम +c सब में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं चर्चा कर चुके हैं। अगर +c क्यों लगाते हैं अभी तक समझ में ना आया हो तो मैं एक वीडियो और आपको दे दूंगा बच्चे लोग, तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि फिर से बता दीजिए। उसके बाद बच्चों फार्मूला है इंटीग्रेशन, नंबर 3 फार्मूला है इंटीग्रेशन e पावर x dx। तो अब बताओ बच्चों e पावर x किसका अवकलन है? मुझे लगता है कि e पावर x है ना, e पावर x का अवकलन e पावर x ही होता है। तो e पावर x का समाकलन e पावर x प्लस c हो जाएगा। नंबर 4 फार्मूला है बच्चों इंटीग्रेशन a पावर x dx। तो a पावर x और dx तो बराबर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। a पावर x log a e हुआ करता था, ये अपॉन में लग जाता है log a पावर x, और log e a प्लस c लग जाएगा। हम यहाँ बोलेंगे d अपॉन dx a पावर x अपॉन, अगर log e a का हम अवकलन करें तो हमें a पावर x मिलेगा, जो कि इसका अवकलन a पावर x होता है, इसलिए a पावर x का समाकलन ये हो जाएगा। नंबर 5 फार्मूले की बात करें बच्चों तो इंटीग्रेशन अब ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, त्रिकोणमिति वाले फार्मूले आ गए हैं। तो ये 4 फार्मूले हमारे बीज गणित से संबंधित फार्मूले हैं, जहाँ x पावर n 1 अपॉन x e पावर x a पावर x। तो बच्चे लोग इतने फार्मूले अभी आप याद करो। अगले फार्मूलों के साथ और फिर क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।